हाँ जी बेटा, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम का टॉपिक कर रहे थे है ना, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने क्या बताया कि जो एंजाइम्स रहते हैं वो किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड रहती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन सिर्फ रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होती है, एंजाइम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। एंजाइम वापिस से जाएंगे, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और जैसे ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते वो वापिस से बैक जाएंगे और दूसरी रिएक्शन को कैरी आउट करने लग जाते हैं। लेकिन ये काम कैसे करेंगे? देखो एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल 10 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, मैं आपको कह रही हूँ कि आप ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे बार बार कोई भी मटेरियल लेके जाओ, लेकिन स्टेयर से। जब हम स्टेयर से चढ़ेंगे तो आप सोचो 10 माइल्स हम किस तरह कवर अप करेंगे, थक जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर लिफ्ट है तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमारी एनर्जी क्या करेगी, मतलब कम एनर्जी में ज्यादा काम हो जाएगा, कि जो काम हम स्टेयर्स के थ्रू नहीं कर पाए वो लिफ्ट के थ्रू इजीली कर दिया और हमारी जो एनर्जी थी वो भी क्या हो गई, सेव। सेम काम क्या रहता है, ये एंजाइम्स करते हैं। कैसे? एक चीज हमेशा याद रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने वाली जो एनर्जी है उसको कम करके, है ना, एनर्जी को बचा ही तो रहे हैं एक तरीके से। केमिकल रिएक्शन कभी भी अपने आप स्टार्ट नहीं होती, उनको एनर्जी चाहिए रहती है रिएक्टिव होने के लिए। और जब वो रिएक्टिव होते हैं दैट मीन्स कुछ बैरियर्स भी। तो जो बैरियर्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। देखो कई बार इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। इसके अलावा जो रिएक्टेंट्स वगैरह रहते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे के साथ जो बाइंड हुए रहते हैं उनका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उस एनर्जी बैरियर को हटा के एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में करने के लिए जो चीज चाहिए वो है एनर्जी। हम सो रहे हैं, अब अगर हमें कोई कहते जाओ और 5 किलोमीटर रेस लगाओ, क्या कर लेंगे? एनर्जी तो चाहिए ना। सेम केस वही है बेटा कि कोई भी रिएक्शन अपने आप नहीं होती, केमिकल रिएक्शन तब होती है जब उसमें से एनर्जी बैरियर को हटाया जाए। एनर्जी बैरियर को हटाने का मतलब बाहर से उसके ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी लगाई जाए। तो जब इस एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात करेंगे, ये किसी भी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी रहती है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। और इसकी वजह से मान लो एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये, उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आती है, ले आई। अब एंजाइम का काम सुनो, वो एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, यानी कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कम करते हैं। यही मेन वर्क होता है। ये आपको एक फ्लो चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जब किसी भी रिएक्शन को एंजाइम करते हैं तो बाहर से जो एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन जो एनर्जी चाहिए वो कम है। लेकिन देखो जब एंजाइम नहीं है तो उसी ही रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जो एंजाइम्स रहते हैं वो कैसे काम करते हैं, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही जो स्पीड रहेगी रिएक्शन की वो क्या रहती है, हाई रहती है। हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब है कि जो एंजाइम्स रहते हैं वो काम कैसे करते हैं। काम कैसे करते हैं इस चीज को लेके एंजाइम्स के अंदर बहुत सी हाइपोथेसिस, बहुत सी थ्योरी दी गई, जिनमें जो सबसे पहली थ्योरी आती है उसका नाम है बेटा लॉक एंड की। लॉक एंड की से मतलब समझे? मैं आपको डायरेक्ट इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो कि जब हम मान लो पूरा एंजाइम, हमने क्या कहा था कि जो सबस्ट्रेट रहता है यानी कि जो रिएक्टेंट रहता है वो एंजाइम की पर्टिकुलर साइट पे आके बाइंड होता है, और जिन साइट के ऊपर आके बाइंड होता है उनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो देखो लॉक एंड की कि जब हम बात करेंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट की, तो जैसे एक पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की होती है, हर सबस्ट्रेट की पर्टिकुलर क्या होती है, साइट। अगर इस लॉक और की हाइपोथेसिस की हम बात करें, द हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय फिशर इन 1894। एक साइंटिस्ट फिशर, उन्होंने 1894 में दी थी। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि चाहे वो एंजाइम हो या सबस्ट्रेट हो,
एंजाइम हो चाहे सबस्ट्रेट, दोनों ही मॉलिक्यूल के पास स्पेसिफिक साइट है। देखो हमारी फिंगर्स एक दूसरे के अंदर क्रॉस करो तो सिमिलर केस में ये भी एक दूसरे में क्या होते हैं, फिट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट यहाँ पर इस अकॉर्डिंग बनी रहती है कि जो सबस्ट्रेट या जो रिएक्टेंट रहता है वो उसके अंदर क्या हो जाए, बिल्कुल फिट हो जाए। फिट कैसे हो जाए, जस्ट लाइक ए लॉक एंड ए की। क्यों बेटा, क्योंकि फिशर ने ये कहा कि जो ये एक्टिव साइट होती है इस पे कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं विच हैव अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि या तो इन पे NH2 ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, SH ग्रुप होता है, और NH2COH या SH ग्रुप की वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ क्या कर लेता है, बाइंड अप। तो देखो जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ, जैसे एक पर्टिकुलर लॉक अपनी ही पर्टिकुलर की से ओपन होता है तो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट रिएक्टेंट पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड अप होगा। जैसे ही ये काम होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स स्टेज में अब होता है केमिकल चेंज, और जैसे ही केमिकल चेंज होएगा जो रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट रहता है दैट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, और जैसे ही बेटा उसने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज किया, देखो जो एंजाइम रहता है उस प्रोडक्ट से क्या हो जाता है, सेपरेट, और फिर से वापस चला जाता है ताकि वो किसी और को क्या कर सके, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। ये यहाँ पर देख लो कि ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल दिखा रखा है, ये दो सबस्ट्रेट। तो देखो यहाँ पर अब दो एक्टिवेशन साइट है, ये दो सबस्ट्रेट है, तो बताओ इस वाली एक्टिव साइट पे कौन सा सबस्ट्रेट फिट बैठ सकता है, ये, और इस वाली पे ये। तो देखो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, एंजाइम के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं आया ना बेटा। तो इसी हाइपोथेसिस को नाम दिया गया था लॉक एंड की हाइपोथेसिस। क्लियर। दूसरा जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है इस थ्योरी का नाम था इंड्यूस्ड फिट थ्योरी विच वाज गिवन बाय कोलैंड इन 1959। क्या नाम दिया, 1959। ये थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पर दो नाम दिखाई दे रहे होंगे, बटरेसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप। इसका मतलब है बेटा दोनों सेम है, ये एक्टिव साइट है। इस थ्योरी ने थोड़ी सी अलग बात बोली, क्या बोली कि जो किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, ठीक है, किसी भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उस पे दो ग्रुप होते हैं, और वो जो दो ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला जिसको कि हम नाम देते हैं बटरेसिंग ग्रुप, और दूसरा कैटालिटिक। कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, कि जो बटरेसिंग जो ग्रुप रहता है उस बटरेसिंग ग्रुप पे तो आके एक पर्टिकुलर क्या करता है बेटा, सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है। और कैटालिटिक ग्रुप की बात करेंगे, इट इज एबल टू वीक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट, कि जब देखो जब बटरेसिंग ग्रुप पे क्या हुआ, ये रिएक्टेंट आके जुड़ा, और ये रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो इस बटरेसिंग ग्रुप और उस प्रोडक्ट के बीच में से जो वो बॉन्ड्स रहते हैं तोड़ने का काम, ताकि जो प्रोडक्ट है वो वहां से क्या कर जाए, निकल जाए, ये काम करेगा यहाँ पर कैटालिटिक ग्रुप। दैट मीन्स जो केमिकल रिएक्शन होएगी कैटालिटिक उसमें अंदर चेंज हेल्प करता है कि जो रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ हो, किस लिए, क्योंकि प्रोडक्ट अपने आप से कभी भी बटरेसिंग ग्रुप में से नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि बटरेसिंग ग्रुप देखो AABB एक एग्जाम्पल है कि इनके बीच में बटरेस ग्रुप और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया, ये इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये उस बॉन्ड को तोड़ सके, तो इसके लिए ये कैटालिटिक काम करेगा, खींचेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा कि इसको क्या करने दो, यहाँ से रिलीज आउट होने दो। क्लियर। तो आपके पास ये दो थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी और जो कौन सी लॉक एंड की थ्योरी थी। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो कैटालिस्ट और हमने एंजाइम्स पढ़े, उनके अंदर सिमिलरिटी और इसके अलावा उनके अंदर डिफरेंस। जब सिमिलरिटी की बात करेंगे तो चाहे कैटालिस्ट हो या एंजाइम हो, दोनों ही जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं चेंज नहीं होता, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, रिवर्सिबल होते हैं, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते रिएक्शन। और जब हम बात करेंगे कैसे काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। क्लियर।
लेकिन इनके अंदर डिफरेंस भी है। कैसे है कि कैटालिस्ट होते हैं इनऑर्गेनिक, लेकिन एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के। ये फिजिकल वर्ल्ड में काम करते हैं और ये हमें देखने को मिलते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। क्लियर बेटा? चलो जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह जो आपके कंपटीशन में नीट में आती रहती है वो करवा रहे हो। प्रो एंजाइम और जाइमोजन हमने पढ़ा था कि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, स्पेशली जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। एंड प्रो एंजाइम इज द इनएक्टिव नेम ऑफ एन एंजाइम। जैसे प्रोरेनिन, पैप्सिनोजन, पैप्सिन एंजाइम की जो इनएक्टिव स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैप्सिनोजन, जो कि प्रोटीन्स को डिग्रेड आउट करते हैं। समझे कि जब एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उनकी इस इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? प्रो एंजाइम और जाइमोजन के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद आते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक, दोज एंजाइम्स दैट हैव सेपरेट एरिया फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर। इसका मतलब समझे? एक्टिव साइट के अलावा, ठीक है, एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम की बॉडी पे कुछ और साइट रहती हैं जहां पर या तो एक्टिवेटर जुड़ता है या फिर इनहिबिटर जुड़ता है। और जो ऐसी साइट्स रहती हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? एलोस्टेरिक साइट के नाम से जानते हैं। द सब्सटेंस विच कोज द चेंज इन दीज एलोस्टेरिक साइट, वो वाला सब्सटेंस जो कि इन एलोस्टेरिक साइट में चेंज कर दे बेटा, उनको हम क्या नाम देते हैं? मॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। तो मॉड्यूलेटर दो टाइप के होते हैं, एक्टिवेटर और दूसरे रहते हैं इनहिबिटर। देखो मान लो कोई रिएक्टेंट जुड़ा, लेकिन अगर एक्टिवेटर जुड़ा तो रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगी, लेकिन अगर इनहिबिटर जुड़ गया बेटा तो वो रिएक्शन कभी भी नहीं हो पाती। क्लियर? इनको बोलते हैं एलोस्टेरिक। आइसो एंजाइम, पहले एक टाइम ऐसा आया था और ये माना गया था कि जब हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे उसमें जितनी भी जो रिएक्शंस होती हैं वो एक ही एंजाइम कैरी आउट करवाता है। लेकिन बाद में पता चला कि अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं। द मल्टीपल मोलिकुलर फॉर्म ऑफ एन एंजाइम, एक ही एंजाइम की जब कई सारी फॉर्म एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहे लेकिन वो सेम सबस्ट्रेट, सेम रिएक्टेंट के ऊपर जब काम करे, उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? आइसो एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम एक्शन। इनहिबिशन दैट मीन्स स्टॉपेज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। जब भी एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाए, यानी कि जब वो एक केमिकल रिएक्शन को ना कर पाए, इसी को हम क्या नाम देते हैं? एंजाइम इनहिबिशन के नाम से जानते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी रुकी लेकिन वो वापिस से खोने लग जाती है, कई बार परमानेंट रुक जाती है। तो जो ये इनहिबिशन होता है एंजाइम्स का, ये दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, कॉम्पिटेटिव और दूसरा होता है बेटा नॉन कॉम्पिटेटिव। तो जो सबसे पहला इनहिबिशन होता है इसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन दैट कैन ओवरकम बाय विथड्रॉल ऑफ द इनहिबिटर। बताया था एलोस्टेरिक साइट पे दो चीज है, क्या क्या? या तो एलोस्टेरिक साइट पे देखो अगर एक्टिवेटर जुड़ गया तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर इनहिबिटर जुड़ा तो नहीं होगी। तो क्या रहता है बेटा? अगर उस एलोस्टेरिक साइट पर से, ठीक है, अगर उस एलोस्टेरिक साइट पर से हम क्या कर दे? इनहिबिटर को हटा दे, इनहिबिटर हट जाएगा तो इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो क्या होने लग जाती है? कैरी आउट। किस लिए? कई बार एक्टिव साइट पे टेम्परेरी, ठीक है, कई बार एक्टिव साइट पे टेम्परेरी कोई इनहिबिटर जुड़ जाता है और अगर उस इनहिबिटर को वहां से हटा दिया जाए तो वो रिएक्शन फिर से कैरी आउट होने लग जाती है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, परमानेंटली चेंज हो गया, कोई चीज ऐसी हुई कि एंजाइम की कन्फर्मेशन ही हार्म हो गई और इसकी वजह से क्या हुआ? वो रिएक्शन होगी नहीं। कैसे? जैसे हैवी मेटल प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, ये सारी ग्लोबुलस प्रोटीन है, एंजाइम्स, ठीक है। अगर अब एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गई बेटा तो वो क्या करेगा? उस रिएक्शन को कैरी आउट ही नहीं करवा पाता। यानी कि अगर एक बार एंजाइम की एक्टिविटी बंद हुई दैट मीन्स हो गई,
इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। एसएच ग्रुप का खत्म हो जाना, प्रोटीन स्ट्रक्चर का खत्म हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। देखो कॉम्पिटिटिव, एक टुकड़ा है रोटी का और अगर उसके लिए दो डॉग आपस में झगड़ा करें तो कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब समझे, एक्टिव साइट एक, लेकिन यहाँ पर देखो जो इनहिबिटर है उसकी भी शेप सेम है और जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, उसकी भी शेप सेम है। कॉम्पिटिटिव कई बार क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है और जो इनहिबिटर होता है उनकी शेप सेम होती है। क्लियर? तब क्या रहता है, स्वैपिंग ऑफ एक्टिव साइट बाय केमिकल, कि इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट की जगह अगर इनहिबिटर आके जुड़ गया तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, लेकिन ये रिवर्सिबल है, ये हटेगा, ये जुड़ जाएगा। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब इसी की शेप में चेंज हो गया, फिर चाहे कुछ भी कर लो, जब इसकी शेप यानी कि इरिवर्सिबल को ही नॉन कॉम्पिटिटिव, किसी के कंपटीशन में भी नहीं आए और ऐसा काम कर दिया कि सबस्ट्रेट जुड़ ही ना पाए वहां पर। तो जो ये एंजाइम जो इनहिबिशन होता है बेटा, ये कौन सा, नॉन कॉम्पिटिटिव वाला, ये दोनों ही हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। तो क्या कहता है कि ये कई टाइप से होता है। कैसे? प्रोटीन डीनेचुरेशन। हमें पता है कि जितने भी एंजाइम्स है प्रोटीन के बने हुए हैं, हीट है, हाई एनर्जी रेडिएशन है या हैवी मेटल्स है, अगर उन्होंने प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं तो एंजाइम को भी, और एक बार एंजाइम डिग्रेड हो गया तो वो रिएक्शन कभी भी नहीं हो पाती। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वही है कि सबस्ट्रेट और इसके अलावा इनहिबिटर दोनों की शेप सेम है और कई बार इनहिबिटर जब जुड़ जाता है एक्टिव साइट पे तो ये किसका कॉम्पिटिटर आ गया, सबस्ट्रेट का, रिएक्टेंट का कॉम्पिटिटर आ गया, जिसने कि उस केमिकल रिएक्शन को क्या कर दिया, होने से रोक दिया। लेकिन कहता है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो जनरली कैसा होता है बेटा, रिवर्सिबल होता है। यही हमें लोगैंड की हाइपोथेसिस के बारे में कंफर्मेशन भी देता है कि जैसे लोकोर की होती है, सिमिलर वे में कौन होता है, सबस्ट्रेट होता है और उसके एंजाइम की एक्टिव साइट। नॉन कॉम्पिटिटिव वही कोई ड्रग, रेडिएशंस वगैरह ने एक्टिव साइट को ही डैमेज कर दिया, एंजाइम को डैमेज कर दिया। एक ऐसे सब्सटेंस ने जो कि सबस्ट्रेट से सिमिलर भी नहीं होता, लेकिन उस सब्सटेंस ने क्या किया बेटा, उसको क्या कर दिया, या तो डिस्ट्रॉय कर दिया या उसका जो फंक्शनल ग्रुप था उसी को खत्म कर दिया। जैसे कैसे, साइनाइड जो रहता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर देता है, सबस्ट्रेट के जैसा भी नहीं होता, लेकिन साइनाइड की जब हम बात करेंगे, एक पॉइजन होता है जो कि क्या कर सकता है, प्रोटीन को डीनेचर कर सकता है। और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑलरेडी करवा चुकी कि एलोस्टेरिक साइट पे, एक रिवर्सिबल एलोस्टेरिक साइट पे क्या होता है, इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी उसका क्या होता है बेटा, लो होता है। तो वो होता है एक मॉड्यूलेटर की एक की जगह जुड़ना किसी को था और कई बार कोई और जुड़ जाता है, लेकिन वो वापिस से क्या कर जाता है, हट जाएगा, वहां से करेक्ट एंजाइम आएगा और वो अपनी रिएक्शन को कैरी आउट करने लग जाता है। इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन या फीडबैक इनहिबिशन। क्लियर? तो इसके साथ ही हमारा जो बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर था वो खत्म हुआ। अब इस यूनिट का लास्ट चैप्टर बचा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।